A very good evening to all of you. Welcome to ICANN 2020. Here we start the polity. Polity बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि पॉलिटी पे कुछ लेक्चर बनाएं, तो ये हमने रेफरेंस जो लिया है लक्ष्मीकांत से लिया है विद द ऑथराइज्ड बुक, और सभी जितने भी एस्पिरेंट हैं वो इसी से पढ़ते हैं। तो हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत से देखेंगे, वन बाय वन चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेंगे। बहुत फास्ट नहीं करेंगे, बहुत धीरे धीरे एक एक आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलिटी अगर समझ में आ जाती है तो इसके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। और इसके हमेशा 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है भारत का संविधान। और इसे मुझे तो लगता है कि हर सिटीज़न को, जो भारत का नागरिक है, उसे संविधान की एक अच्छी समझ होनी चाहिए। तो अगर जो नए बच्चे भी हैं तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा, और जो पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो हम पॉलिटी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे कि हमें पॉलिटी में क्या है कि कुछ चीज़ें हमें याद करनी है, उसके बाद पॉलिटी पढ़ने में और मज़ा आएगी। जैसे कि भारत संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल कितने हैं और कितने पार्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद कर लेनी, उसके बाद पढ़ने में जो इंटरेस्टिंग मज़ा आएगी वो आपको फिर पॉलिटी कभी भी भूलेंगे नहीं। तो पॉलिटी को देखते हैं कि पॉलिटी भारत का संविधान है क्या। तो जब हमारा देश इसका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो है वो हमारा भीमराव अंबेडकर और BN राव जो इसके सलाहकार थे, उन्होंने पूरा संविधान का तैयार किया। बहुत यहाँ पे कानूनविद थे जो बैठे हुए थे हमारे भारत का संविधान बनाने के लिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और इतना अच्छा संविधान बनाया है कि मुझे लगता है कि अभी भी कोई ऐसा संविधान बनाने की सोच नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने सारे पॉइंट को कवर किया है। और इतना फ्लेक्सिबल हमारा भारत का संविधान है कि इसे कभी भी आज भी चेंज कर सकते हैं हम। और ये USA के संविधान की तरह बहुत ही रिगिड नहीं है कि इसको हमें संविधान का संशोधन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इसमें दोनों तरह के फिनोमिना है, एक नॉर्मल अमेंडमेंट और एक जो स्पेशल अमेंडमेंट होता है। दोनों तरीके से हम भारत में संविधान का संशोधन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी बहुत सारे, हर एक टॉपिक की अपनी एक अलग कहानियां हैं, हर एक आर्टिकल के पीछे अपनी एक कहानियां हैं। भारत का संविधान बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगी। तो हम देखते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहले शुरुआत में हमारे जो भारत का संविधान जब बन के तैयार हुआ, तो उसमें ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट में डिवाइड था और 8 शेड्यूल थे। ठीक है। और इस टाइम पे जो हमारा है हमारा भारतीय संविधान है, अब अमेंडमेंट हो के अभी तक हम लोग 104 अमेंडमेंट कर चुके हैं। जो लास्ट हुआ था वो 25 जनवरी 2020 को हुआ था। और 104 जो अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था? जो SC ST का रिजर्वेशन है लोकसभा और स्टेट असेंबली में, उनको एक्सटेंड किया गया है। तो ये लास्ट हमारा 104 अमेंडमेंट था। और 103 अमेंडमेंट भी था, किससे था? जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के थ्रू अब एक इनको रिजर्वेशन दिया गया है। और हम आर्टिकल 15 और 16 में भी अमेंड कर दिया गया है कि उनको अब आर्थिक जो है आरक्षण, वो हमारे संविधान में पहले नहीं दिया गया था। तो आर्थिक आधार पर भी संविधान में आरक्षण दिया गया, वो 103 था। ये 104 है जो SC ST का जो लोकसभा और स्टेट असेंबली में उनके आरक्षण है वो ख़त्म हो रहा था, तो उसको एक्सटेंड किया गया। 104 ये अमेंडमेंट था लास्ट अपना। कितने आर्टिकल है अभी हमारे पास, कितने पार्ट है? 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थी? 8 शेड्यूल थे, अभी कितने? 12। तो कुछ फैक्ट है जो एज इट इज़ आप याद कर लो, उसमें मतलब कुछ नहीं सोचना कि हमें संविधान समझना है अच्छे से, हमें कुछ फैक्ट तो हमें याद होने चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये शेड्यूल है, कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में हमने देखा कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 शेड्यूल थी, और जो अभी हमारा है भारत का संविधान, उसमें 12 अनुसूचियां हैं। मैंने इंग्लिश में भी डाल दिया है और हिंदी में भी डाल दिया है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो देखते हैं, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। संविधान में 9वीं अनुसूची, जो 8th तक तो थी, जब 9वां हम जोड़ा, तो 9वां किसने जोड़ा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जोड़ा, और ये हमारा जो 9th शेड्यूल था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी था। पहला ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने 9th शेड्यूल को जोड़ा 1951 में। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो है 10th शेड्यूल वो 52वें संविधान संशोधन से 1985 में जोड़ा। और ये 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 52वें संविधान संशोधन एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। और 11वीं अनुसूची जो है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 और 12वीं अनुसूची 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा हमने डाला। तो 8 जो भी शेड्यूल थी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, इतना समझ में आया। 9th हमने ऐड किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब हुआ था? 1951 में। 10वीं जो हमने जोड़ी वो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। 11th जो शेड्यूल हमने जोड़ी वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और 12 जो जोड़ी 74। तो लास्ट वाली जो है 11 और 12 वो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन है। दोनों का जो सन है वो 1992 यानी कि 1992 में हमने 2 संविधान संशोधन किए, 73 और 74। तो 12 अनुसूची क्लियर है यहाँ पे। तो ये जो अभी जितना बता रहे उसमें समझने वाला है और याद करने वाला भी है, तो ठीक है। पहली अनुसूची देखेंगे। पहली अनुसूची में क्या है? आर्टिकल 1 से 4 मतलब राज्य और संघ राज क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है। इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहली अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट और यूटी को डिस्क्राइब किया गया, कितने स्टेट भारत में हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये हम रखा गया है पहली अनुसूची में, ठीक है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, ठीक है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते कि किसको कितना वेतन भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े हुए प्रावधान जो हैं वो सेकंड शेड्यूल में है। अब आपको पता होना चाहिए कि वेतन भत्ते जो दूसरी शेड्यूल में है उसमें कौन कौन से लोग हैं, किनका किनका वेतन भत्ता आता है इसमें। तो पहला आता है आपका भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल गवर्नर, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भारत का सीएजी यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सबको जितने भी अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। आप एक बात यहाँ नोटिस करिए, यहाँ पे स्टेट पीसीएस में यूपी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि क्या भारत के उपराष्ट्रपति को शेड्यूल 2 से वेतन भत्ता मिलता है? आंसर बताइए। अभी तो देखा हमने, मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, तो उसको राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिल जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति होता है, इस वजह से उपराष्ट्रपति का इसमें नाम नहीं, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति। सेम वही प्रोसीजर राज्य के लिए होगा। राज्य में क्या होता है? एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। तो राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। यहाँ पे देखेंगे कि जो विधानसभा है उसमें अध्यक्ष होते हैं और जो विधान परिषद होते हैं उसमें सभापति होते हैं। फिर जुडिशरी की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं और हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश हैं, उनके वेतन भत्ते हैं। और भारत का सीएजी जो भारत सरकार का कानून और विधि मंत्री होता है, नियंत्रक और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन लोगों के वेतन भत्ते जो हैं वो दूसरी अनुसूची में। तो आपको याद रखना, पहली में क्या आता है? राज्य और संघराज क्षेत्र का वर्णन, दूसरी में वेतन भत्ते, और तीसरी में क्या आता है देखेंगे? तीसरी में आता है शपथ, ओथ, ठीक है। तीसरी में ओथ के बारे में बताया गया है कि जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ या फिर प्रतिज्ञानों एफर्मेशन के प्रारूप दिए गए हैं। तो इसमें भी किन किन लोगों के शपथ के बारे में बताया गया है। देखो इसमें किन किन लोगों के शपथ के बारे में बताया गया? संघ के मंत्री, ठीक है, जो संघ के मंत्री होंगे वो शपथ, उनकी शपथ के बारे में संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी और राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
तो वेतन शपथ इन लोगों की आती है। इसमें शपथ में क्या राष्ट्रपति है? नहीं। उपराष्ट्रपति है? नहीं। राज्यपाल है? नहीं। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो संघ के मंत्री और संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य और राज्य के उसमें आ जाते हैं। तो इस वजह से इन तीनों का स्पेशल नाम नहीं मेंशन किया गया। तो आप अलग से लिख सकते हैं कि तीसरे में क्या क्या नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का नाम नहीं है, क्योंकि इनको जो शपथ दी जाती है उनको संसद के मेंबर के तौर पे दी जाती है और स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे। तो उनको इनका नाम नहीं है। ये क्वेश्चन आया था कि जब नहीं पता है ऐसे तो हम पढ़ के निकल गए कि तीसरी अनुसूची में कौन कौन है जिनको शपथ दी जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे में पता है कि अब एकदम से याद नहीं रहता कि तीसरी अनुसूची में किसका नाम नहीं है। तो अगर आप तीसरी अनुसूची कभी भी पढ़े, साइड में 3 कॉलम बनाए, उसमें लिखे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनका नाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद चौथी अनुसूची देखेंगे, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। 4th शेड्यूल में क्या किया गया है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब जो हमारी लोकसभा होती है और राज्यसभा है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आपको ये ज़्यादा तो नहीं लग रहा कि लोकसभा भी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लोकसभा राज्यसभा ही नहीं पता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पहले हम मोटा मोटा इतना हम कंफर्म कर लेते हैं कि कैसे इसे पढ़ना है, फिर हम लोकसभा भी बताएंगे, राज्यसभा भी बता देंगे, ठीक है। उसके बाद 5वीं अनुसूची में क्या है? 5th शेड्यूल, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। जितने भी शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके प्रशासन और उनका कंट्रोल कैसे करना है, ये 5th शेड्यूल में आता है हमारा, ठीक है। और 6th शेड्यूल में क्या आता है? ये 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये बहुत पूछा जाता है। 6th शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एक कोड वर्ड लिख सकते हैं, ये क्या है? कोड वर्ड आया समझ में? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसमें मणिपुर नहीं है, तो यही क्वेश्चन बन जाता है। 6th शेड्यूल में जो है वो ये 4 स्टेट हैं। ये स्टेट पीसेस में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मतलब 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय। देखो हमारे जितने भी काम करने हैं, देखो कुछ काम हमारा क्या करेगा? संघ करेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ काम क्या है? स्टेट करेगा, और कुछ काम क्या है? दोनों लोग मिलकर करेंगे। तो जो यूनियन का काम है उसको यूनियन लिस्ट में रखा गया है, और जो स्टेट का काम है उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है, और जो दोनों लोगों का है, जो बचा हुआ है, उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। तो मूल संविधान में जो सूचियों के क्रमशः, जैसे यूनियन लिस्ट में हमारे मूल संविधान में कितनी थी? 97 थी हमारी यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में 66 थी और कंकरेंट में 47 थी, ठीक। और अभी जो है वो चेंज हो गया है, तो अभी हमारी यूनियन लिस्ट में 100 है, मतलब पूरा शतक पूरा कर लिया। यूनियन लिस्ट में 100 विषय हैं, और राज्य सूचियों में कितने? 61 है। और मूल संविधान में कितने थे? 66 थे, यानी कि राज्य सूची के विषय जो है राज्यों के कम किए गए हैं। और जो समवर्ती सूची है उसके अभी जो है वो 52 हैं। पहले कितने थे? 47, यानी कि समवर्ती सूची में हमने डाले हैं, ठीक है। तो अभी 100, 61 और 52, ये है हमारी 7th शेड्यूल। बहुत स्लो हो रहा है क्या? नहीं ना, क्योंकि समझना इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे लिख दे रहे हैं 100, और इसमें आपका है 61 स्लैश, और इसमें कितना है आपकी समवर्ती सूची में? 52, ठीक। मतलब 100 अभी विषय कितने? यूनियन लिस्ट में, 61 जो है स्टेट लिस्ट में, और 52 जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, यानी कि समवर्ती सूची में। समझ में आ रहे हैं? यहाँ तक आ गया।
8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं में देखो, संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। वर्तमान में ये 22 भाषाएं हैं जो मूल संविधान में 14 थीं। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी भैया। मूल संविधान में हमारे कितनी थी, 14 थी। मूल संविधान में कितनी थी, 14 थी। अभी कितनी है, 22 है। तो ये क्वेश्चन है तो भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में। 9th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल हमें सबसे पहले जब स्लाइड में डिस्कस किया कि ये सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 9वीं अनुसूची सबसे पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया और भूमि सुधार संबंधी अधिनियम आते हैं 9वीं। क्वेश्चन पूछा जाएगा भूमि सुधार संबंधी अनुसूचियाँ किस में आते हैं, मतलब अधिनियम किस में आते हैं, तो 9वीं में आते हैं, 9th शेड्यूल। ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। अब 10वीं अनुसूची जो है 10th, वो भी 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से जोड़ा गया था। और इसमें जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है कि किसी भी संसद या फिर विधानसभा के सदस्यों को डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित क्या उपबंध हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची, ये कौन लेके आया था, राजीव गांधी की गवर्नमेंट। 11वीं और 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 1992 में आया था। 11वीं 73 कॉन्स्टिट्यूशन और 12वीं 74। तो ये एक के बाद एक है, ठीक है। 11वीं में क्या है, पंचायती राज के बारे में है। पंचायतों की शक्तियाँ, उनकी जिम्मेदारी बताई गई है और इसमें कितने विषय, 29 विषय हैं। 29 विषय भी पूछा गया है, ठीक है। तो पंचायती राज के बारे में बताया गया, इसमें 29 विषय हैं और ये 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। फिर 12वीं अनुसूची आती है, इसमें क्या है, इसमें म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और उनकी जिम्मेदारी बताई गई और उसमें 18 विषय हैं। और इसको कैसे जोड़ा गया था, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। तो ये इतना हो गया। इसको आज ही याद करेंगे तो आगे के लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे, नहीं तो हमें पॉलिटी समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी में कुछ चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है। 29 विषय इसमें थे और 18 इसमें, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, ये देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, भाग, जिसमें डिवाइड किया गया है। मतलब हमारी संसद कैसे काम करेगी, राज्य विधायिका कैसे काम करेगी, हमारी जुडिशरी कैसे काम करेगी, हमारे स्टेट, हमारी जितने भी यूनियन टेरिटरी वाले पार्ट हैं, पंचायत है, नगर पालिका है, सिविल सर्वेंट है, तो सबके लिए एक अलग अलग पार्ट बनाया गया है, ठीक है। तो उस भारत के संविधान के जो भाग है वो 22 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये देखेंगे कि पार्ट 1 किससे रिलेटेड है। जो भाग 1 है उसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और पहले ही क्योंकि हम जो इसमें भी पढ़ेंगे वो भाग के हिसाब से ही पढ़ेंगे कि पार्ट 1, तो पार्ट 1 में हमें पता होना चाहिए क्या, स्टेट एंड यूटी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। उसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल 1 to 4, इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आएंगे, ठीक। ये हो गया, जैसे हमने आज पढ़ा तो हमने आज पार्ट 1 पढ़ लिया। कल हमने पढ़ लिया सिटीजनशिप, भाग 2 में नागरिकता आती है और नागरिकता में आर्टिकल कहाँ से है, 5 से 11 तक। समझ में तो आ रहा है ना। और भाग 3 में हमारे मूल अधिकार है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकारों के बिना तो कुछ भी नहीं है और जो सबको पता होना चाहिए। मूल अधिकार हमारे 12 से 35 हैं। भाग 4 में हमारा DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कहाँ से हैं, 36 से 51 तक है, ठीक। और भाग 4A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 51A है, क्योंकि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ठीक। और भाग 4 और 4A हो गया। भाग 5 हमारा यूनियन है, यानी कि संघ, पूरी संसद कैसे काम करेगी वो हम भाग 5 में पढ़ेंगे। यहाँ तक ही आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, दिख रही हैं छोटी छोटी, एक इसमें एक एक पार्ट में बहुत ज़्यादा है कैसे ये काम करेगी, ठीक है। तो ये आप आज याद कर लो कि भाग 1 में क्या है, राज्य और उसके
जो संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी हैं। और संघ में, संघ का आर्टिकल कहाँ से है? संघ के आर्टिकल हैं 52 से 151, ये ऐसे ही याद होना चाहिए। और भाग 6 में स्टेट है। स्टेट में, स्टेट का हमारा कहाँ, जब ये 151 था तो ये कहाँ से होगा? 152 से 237 तक। ठीक, स्टेट हो गया हमारा भाग 6। भाग 7 क्या है? भाग 7 है, देखो भाग 7 में क्या हुआ है कि जब पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त, भाग 7 हमारे यहाँ नहीं है, भाग 7 को रिप्लेस्ड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि भाग 7 को रिप्लेस किया गया। भाग 7 में हम सीधे आ जाते हैं भाग 8 पे। भाग 8 क्या है? द यूनियन टेरिटरी। द यूनियन टेरिटरी का मतलब है संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें आर्टिकल कहाँ से है? 239 से 242। ठीक है, और उसके बाद 8 हो गया। भाग 9 में पंचायतें आती हैं, जो कि 243 से आपका 243O तक है पंचायत। ठीक, भाग 9A, भाग 9A जोड़ा गया है। ठीक है, 9 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, 9A हमारा जो है वो जुड़ा है। तो इसमें क्या है, ये दोनों आर्टिकल जो हमारे हैं पंचायत और नगर पालिका, उनके 243 से स्टार्ट होते हैं। पंचायत वाला 243 से 243O तक था, और जो हमारा ये है नगर पालिका, वो 243P से 243ZG तक है। ठीक, इसे याद कर लो, क्योंकि इतना स्लो पढ़ाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप आज केवल इतना काम करो। ठीक है, भाग 9 में क्या है? भाग 9 में क्या है? भाग 9 हो गया। 9B आया। 9B में क्या है? सहकारी समितियां। सहकारी समितियां 243 ZH से 243 ZT। ठीक है, भाग 10 आ गया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 244 आर्टिकल उससे रिलेटेड है। तो डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि शेड्यूल एरिया का आर्टिकल कौन सा है? 244 और 244A है, और किस भाग में है? भाग 10 में है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। इसका आर्टिकल है 245 से 263। अगर लेक्चर बड़ा भी हो जाए तो पॉज करके देख लेना, बट इतना काम कर लो अब। भाग 11 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद, यानी कि फाइनेंस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सूट्स के बारे में, यानी कि 264 से 300A तक। ये आपको तो पता होगा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया था और उसे भाग 12 में ही जोड़ा गया था, है ना। उसके बाद इसमें भाग 12 हो गया। भाग 13 में क्या है? भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से रिलेटेड है, यानी कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो हम व्यापार करते हैं अपने भारत क्षेत्र के अंदर, तो उसके आर्टिकल के जो है वो 301 से 307 तक। उसके बाद आ गया भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, यानी कि सेवा क्या है। इसमें 2 चैप्टर है, एक सर्विसेज का और जो दूसरा चैप्टर है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का है। तो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका रिलेशन तो भाई भाग 14 से ही है। तो इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 308 से 314 तक। उसके बाद है आपका भाग 15, ठीक है, 15। भाग 14 के बाद है 14A भी है।
14 हो गया। 14 के बाद 14A भी है जिसमें अधिकरण की बात की गई है, तो 14A भी जोड़ा गया है, इसीलिए 14A है। तो अधिकरण जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो 323A और 323B, ठीक, याद रहेगा। और भाग 15 में इलेक्शन है, यानी कि जितने भी चुनाव होते हैं वो इसमें है। ये आपका 324 से 329A तक है। ये मैच में ही पूछ लिया जाता है कि चुनाव कौन से भाग में आता है, तो भाग 15 में आता है और 324 से 329A। भाग 16 में क्या आता है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष अनुबंध, यानी कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास एंड एंग्लो इंडियन। ये 330 से 342 इसमें है, ठीक है। 330 से 342 ये आर्टिकल हो गए 16। उसके बाद है भाग 17, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें 343, ये तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा क्योंकि लैंग्वेज वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। 343 से 351। भाग 17 में हमारी आती है इमरजेंसी, ठीक है। सॉरी, भाग 17 में राजभाषा आता है। भाग 15, 16, 17 में भाषा आ गई और भाग 18 में इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी से वही एक ही इमरजेंसी याद आती है, कौन वाली, जो हमारी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वही एक इमरजेंसी याद आती है, खौफ था उस समय। तो ये आती 352 से 360। फिर भाग 19 है। भाग 19 में आता है मिससिलिनियस टॉपिक, जितने भी अब बच गए हैं उनको इसमें डाल दो भैया। ये है 361 से 367। कैसे पढ़ना है ये पता चल गया। फिर उसके बाद है भाग 20। भाग 20 में क्या, संविधान का संशोधन। बहुत मेजर जो सब में विवादित है वो 368 है। सब कुछ जो भी संविधान में आपको कुछ भी चेंज करना है तो अब भाग 20 संविधान का संशोधन जो है वो यहीं से होता है, आर्टिकल 368 से। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी चर्चा सारे केस में आएगी, जितने भी इम्पोर्टेंट केस हुए सब इसी के ऊपर हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन भाग किसमें, 20 में है, और इमरजेंसी किसमें थी, 18 में। तो ये इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद आती है आपका भाग 21। इसमें क्या है, इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यानी कि टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न है। ये किसमें है, 369 से 392। उसके बाद है आपका भाग 22। भाग 22 भाई ख़त्म हो गया, यानी कि इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और नेशन, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, यानी कि 393 से 395 तक। तो 395 हो गए, ठीक। इतना समझ में आया आप, ये हमारे भाग हो गए। उसके बाद है यही लिखा है कि भाग 1 में क्या आता है। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र आते हैं और उसके अंदर अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा मूल अधिकार, भाग 3 में आता है। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35। फिर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि 36 से 51 तक आते हैं। फिर मूल कर्तव्य हमारा भाग 4A में है जो 51A है उसका आर्टिकल। फिर संघ के बारे में है भाग 5 में, और राज्य है भाग 6। उसके बाद है भाग 7 में हमारे जितने यूनियन लिस्ट है ना, और संविधान में जो हमारा भाग 7 है उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सॉरी इसमें लिस्ट नहीं है, इसको 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया था। तो देखो कंफ्यूज हो जाते ना, तो भाग 7 है ही नहीं। भाग 8 में क्या, संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9A में नगर पालिका है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद है। भाग 13 में क्या है, राज्य क्षेत्र के भीतर जो हमें ट्रेड करना है, कॉमर्स करना है, ठीक है, तो वो भाग 13 में आता है।
14 में वही जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाला आता है, संघ और राज्यों के अधीन जो भी सर्विसेज दे रहे हैं। 14A ट्राइब्यूनल के बारे में। उसके बाद 15 में निर्वाचन इलेक्शन भाग 15 भाग। 16 में क्या है, कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध जो दिए गए 16 में दिए गए हैं। 17 में राजभाषा है कि कौन सी भाषा हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, क्या है। भाग 18 में इमरजेंसी वाला है। भाग 19 में मिसलिनियस है। भाग 20 में संविधान का संशोधन यानी कि आर्टिकल 368, उसका 21 है और 22 है जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको यहाँ तक 20 तक आप अच्छे से याद कर लो एकदम। मतलब ये तो अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो आप तो भीड़ से वैसे भी बाहर हो, ठीक है। इसीलिए इसमें इतना टाइम दिया है और आप इसको अच्छे से रिवीजन करो और फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने आर्टिकल 1 पे, ठीक है। तो जो हमारा पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है, हमारा जो पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 1, उसमें भारत संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई, इंडियन एंड यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो और ये कंटेंट है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2A, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, मतलब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है कि हमारी प्रियम्बल क्या है, भारत ये के संविधान की प्रस्तावना क्या है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? प्रस्तावना जो थी संविधान लागू होने की तिथि का ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है और 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख संविधान को स्वीकृत अधिनियम होने की तिथि के रूप में किया गया, जिसमें 26 नवंबर 1949 मेंशन भी है। ये देखो लिखा है ना 26 नवंबर 1949, इसी के दिन हमें भारत का जो संविधान था उसको अधिनियमित किया गया था। तो इसमें कुछ चीज़ों कुछ बताया गया कौन कौन से है इसमें पूरी भारत की संविधान प्रस्तावना। पहले दूसरी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप पॉलिटी पढ़ने के लिए कोई कितना भी कहे ये ले लो वो ले लो, ये शॉर्ट किट वो शॉर्ट बुक, कुछ नहीं, केवल लक्ष्मीकांत खरीद लो। अगर इंग्लिश मीडियम के है तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी में, क्योंकि लक्ष्मीकांत से अच्छी बुक कोई है ही नहीं। एक ही बुक है, एक ही रेफरेंस रखो लक्ष्मीकांत, और उसके अलावा और कोई बुक रखो ही मत। तो आप अपनी बुक खोलो और जो पढ़ा रहे हैं वो, और वहाँ पे टिक करते चलो, तो फिर रिवीजन करने में केवल हाईलाइट पॉइंट देखेंगे जिससे कि रिवीजन हो जाएगा। प्रस्तावना एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, समझ में आ रहा है, इसमें बोला है वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सवर्न सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। इसमें जस्टिस जो है न्याय है, 3 तरीके के न्याय के बारे में बताया गया, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। देखो ये आप एकदम निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्रियम्बल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो पहला ही पैराग्राफ है इसमें क्वेश्चन ये आ गया था पहले सेवन वर्ल्ड है कि सोशलिस्ट वर्ल्ड है कि सेकुलर है कि डेमोक्रेटिक है, क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हमारा वर्ल्ड है प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न सबसे पहला वर्ड है हमारा। उसके बाद है यानी कि जो सवर्ण है वो हमारा प्रभुत्व संपन्न वो पहला है, तो उसके बाद सेकुलर है, ठीक है, उसके बाद हमारा सोशलिस्ट है, उसके बाद सेकुलर है, उसके बाद डेमोक्रेटिक है और सबसे लास्ट में रिपब्लिक है। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज, इसका सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और न्याय जो है जस्टिस 3 तरीके के हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 तरीके के हैं, तो आप 3 लिख लो उसके सामने। स्वतंत्रताएं कितने तरीके की बताई गई? 5 तरीके की। लिबर्टी ऑफ थॉट, दूसरा एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 तरीके की बताई गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है जिसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। तो ये डाल दी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे देखने के लिए नहीं 100 पीस पढ़ा। नेक्स्ट है पार्ट 1, जहाँ से हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर थक गए हैं तो यहीं पे बंद कर दो,
पानी पी लो, कुछ खा लो, अगर अभी भी एनर्जी है तो पढ़ लो, नहीं तो बाद में देखना बंद करके दूसरा काम करो, कुछ और पढ़ लो। ठीक है, तो जो मेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ से हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या है। तो भाग 1 में क्या कहता है, पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इज ए compilation of law pertaining to the Constitution of India as a country and the union of state that it is made of। मतलब अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत, देखो इसके पीछे बहुत बड़ी डिबेट थी, नाम रखने के पीछे ही बहुत बड़ी डिबेट थी कि हमारे संविधान का नाम क्या रखा जाए, भारत या फिर इंडिया, है ना। तो जो हमारे पंडित नेहरू जी थे वो थोड़ा आइडियोलॉजिस्ट माइंड सेट के थे, ग्लोबल लीडर माना जाता है उनको उस टाइम का, और वो फॉरेन से पढ़े भी थे, तो इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट करते थे और उनको हिंदी उतनी ज़्यादा वो नहीं होती थी। बट जो महात्मा गांधी थे और अपने यहाँ इंडियन जो लीडर थे वो भारत को बनाना चाहते थे नाम। तो फिर भी काफ़ी डिबेट हुई इसमें, तो पूरी डिबेट होने के बाद क्या निकल के आया, रखा गया नाम, क्या रखा गया, इंडिया को पहले ही रखा गया है। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया इंडिया दैट इज़ भारत। ध्यान से देखना, इंडिया दैट इज़ भारत, केवल भारत या इंडिया ये नहीं नाम रखा गया है, उन्होंने भारत को भी लिया और इंडिया को भी लिया, लेकिन भारत और इंडिया में भी किसको पहले लिया, इंडिया को। तो क्या नाम आया, इंडिया दैट इज़ भारत, जिसका मतलब भारत है। तो ये पूरा स्टेटमेंट इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक, अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज़ भारत राज्यों का एक संघ होगा। यद्यपि संविधान की संरचना संघात्मक है, हमारा जो संविधान है उसका स्ट्रक्चर फेडरलिज्म है। देखो 2 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक फेडरल और एक यूनियन। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो संघात्मक है, किंतु प्रारूप समिति ने यूनियन शब्द पर जोर दिया है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यूटी पर ही जोर दिया गया है। इट ऑल्सो फिजिकली डिफाइन द वर्ड यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट, टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें जो राज्यों की बात की गई ना, भारत संघ और राज्यों का संघ है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि भारत का जो स्ट्रक्चर है वो संघात्मक है, और बट उन्होंने जो जोर दिया गया वो संघ पर यानी कि यूनियन पे दिया है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 3/4 के रेशियो से, क्योंकि हमारे यूनियन की तरफ झुकाव ज़्यादा है, यानी कि 3/4 हम यूनियन की तरफ है, और जो एक बचा ना 1/4 1/4 वो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। जितने भी यूनियन के हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आगे सारी चीज़ें देखेंगे, जो भी यूनियन की चीज़ें हमने ली हैं वो हमने ब्रिटेन से ली हैं, और जितनी भी हमें फेडरल स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है वो यूएसए से अडॉप्ट किया गया। ये तो पता है कि हमारा जो संविधान बना है वो बहुत सारे देशों का मिश्रण है, बहुत ही लंबा संविधान है, और बहुत ही हमारा संविधान जो वृहद रूप से लिखित संविधान है, मतलब सबसे बड़ा संविधान माना जाता है भारत का। तो इसमें बहुत सारे देशों की चीज़ें हमने ली हैं, लेने में तो हम वैसे भी फेमस हैं। यहाँ से कुछ उठाया, कुछ यूएसए से उठाया, कुछ ब्रिटेन से उठाया, कुछ आयरलैंड से उठाया। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से उठाई, और डीपीएसपी हमने कहाँ से उठाया, बताओ, आयरलैंड से। और मूल कर्तव्य हमने कहाँ से उठाए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कहाँ से हमने क्या क्या लिया। ठीक, अगर गलत हो गया हो तो उसके लिए मिस्टेक है तो उसको आप कमेंट कर देना। ठीक है, पार्ट 1 आर्टिकल 1 इंडिया एंड यूटी के बारे में मिला, वही बताया ना, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स पे बहुत बड़ी डिबेट थी नाम पे, तो नाम यही रखा गया इंडिया दैट इज़ भारत। ये हमने बता दिया क्या क्या आएंगे इसके अंदर। देखो संघ की ओर झुकाव, इसका मतलब है कि जो हमारा भारत है वो विभिन्न इकाइयों के बीच किसी करार का परिणाम नहीं है। ठीक है, कि ये मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है हमारे बीच, ये किसी भी करार का परिणाम नहीं है। इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, संघ की इकाइयों को संघ से विलग होने का अधिकार भी नहीं है। तो संघ का मतलब हमारा मेन इंडिया जो है सेंट्रल, और जो संघ से विलग होने का प्रावधान नहीं, मतलब जो स्टेट हैं जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, वो अलग नहीं हो सकती इंडिया से। अगर ऐसा नहीं होता तो वो तो अलग ही कंट्री बना लेते हैं, कर्नाटक अलग हो जाता, उड़ीसा अलग हो जाता। तो ये हमारा जो है
इंडिया दैट इज भारत, इसमें जो टेरिटरी ऑफ इंडिया होती है उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें बताया गया है कि भारत जो है विभिन्न इकाइयों का कोई समझौता नहीं है और संघ से किसी भी राज्य को अलग होने की अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक, उसके बाद है पहली अनुसूची जो फर्स्ट शेड्यूल थी, उसमें राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, पहली शेड्यूल में भी था ना राज्य और राज्य क्षेत्र, उसके बारे में बताया गया है और सभी राज्यों के नाम और उनके भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएंगे, पहला द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, मतलब राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्यों के क्षेत्र, द यूटी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, वो आएंगे। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं और वो टेरिटरी जो हम अर्जित करें, मतलब कोई हमें दे दे, मतलब कहीं और से, तो वो वाले यूटी। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। कौन कर सकेगी, संसद। कैसे कर सकेगी, विधि के द्वारा, यानी कि कोई, इसमें देखो क्या लिखा है, कोई लॉ बना के। तो पार्लियामेंट कौन बनाएगी, पार्लियामेंट में भी लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट और सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो अनुच्छेद 2 जो है आर्टिकल 2 में बताया गया कि संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। जैसे कि अगर कोई हमें नया राज्य मिलता है, मतलब नया संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराने का क्या मतलब है, एक तो हो गया है कि हमारे इंडिया के अंदर ही किसी भी राज्य का बंटवारा हो गया तो नया स्टेट वो जोड़ दो, ये मतलब हुआ आर्टिकल 2 का। या फिर किसी अदर टेरिटरी, जैसे हमने चाइना का कोई पार्ट ले लिया वो ऐड करना भारत में, या बांग्लादेश का कोई पार्ट है वो ऐड करना भारत में। तो आर्टिकल 2 का मतलब है इंडिया के बाहर वाले, अगर हमने बाहर से कुछ एक्वायर किया है तो उस स्टेट को संसद विधि के द्वारा राज्यों का प्रवेश जो कराएगी वो आर्टिकल 2 में कहा गया है। ठीक है। और जो हमारा सिक्किम है उसको सबसे पहले सहयुक्त राज्य बनाया गया था 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और 36 कॉन्स्टिट्यूशन जो थे 36वां जो था 1975 में, उससे उसको स्टेट भारत में राज्य का दर्जा मिला था। तो सिक्किम ऐसा राज्य जो पहले संयुक्त राज्य था उसके बाद राज्य बना। तो 35 और 36 जो है संविधान संशोधन वो सिक्किम से रिलेटेड है क्योंकि सिक्किम को बनाया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री एंड और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जितने भी एग्जिट में है हमारे स्टेट अभी वर्तमान में, उनके राज्य के नाम परिवर्तन करना, उनकी बाउंड्री का परिवर्तन करना, ये सब। तो इसमें भी कहा गया है अनुच्छेद 3 के अधीन भी संसद को किसी राज्य में से, पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, स्टेट के पास नहीं है, तो संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करना, यानी कि यूपी से जैसे उत्तराखंड अलग किया गया, ठीक है, तो ये है। अथवा 2 या अधिक राज्यों को, या फिर यूपी और कोई छोटा सा और स्टेट मान लो तो उसको मिला दो, जैसे यूपी और मिलाना, आपको कोई ले ले, छत्तीसगढ़ ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसको मिलाना 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं कि आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट बना सकती है ऐसा लॉ, इंक्रीज कर सकती है एरिया को और उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है, सब पावर किसे, आर्टिकल 3। ये हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है उसको हम कुछ भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसका नाम चेंज कर दो, बाउंड्री चेंज कर दो, इसका उसके साथ मिला दो, ये उनको दे दो, तो अपने अंदर कुछ भी करो, ये आर्टिकल 3 में आता है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ बताई गई है कि प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अनलेस। तो इसमें ये बताया गया है कि इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो जो इस तरह की चीज़ें चेंज करनी है तो वो जो विधेयक आएगा वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं आ सकता, मतलब कि राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी जरूरी है, उसके बिना पेश नहीं किया जा सकता। तो ये इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं
where the proposal contained in the bill affected the area, boundary or name of any of the state, the bill has been referred by the President to the legislature of that state for expressing its view thereof within the such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired। रामगाथा पढ़ ली, अब समझो। यदि विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, अगर कोई ऐसा विधेयक आता है जैसे यूपी से रिलेटेड कुछ कोई चीज़ चेंज करनी है, ठीक है, सेंट्रल को, तो हमारा जो भी एरिया आ रहा है तो उसकी सीमाओं को, उसके नाम को प्रभावित कर रहा है, तो विधेयक जो होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा उस स्टेट के विधानमंडल के पास भी उसकी राय जानने के लिए भेजा जाएगा, जिसको भी चेंज करना है। जैसे अगर सेंट्रल संसद को तमिलनाडु में कुछ चेंज करना है तो वहाँ से रिलेटेड, जिस भी स्टेट से रिलेटेड है, तो उस स्टेट की लेजिस्लेशन में उस बिल को भेजना होगा, ठीक है, ये प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे एक पेच ये है कि लेकिन इस प्रकार की राय राज्य के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर व्यक्त की जानी चाहिए। इसमें एक टाइम पीरियड राष्ट्रपति बता देगा कि भाई तुम 4 दिन में या 7 दिन में 14 दिन में तुम अपनी राय बताओ, कोई स्टेट, नहीं तो हमको जैसे चेंज करना है तुम्हारे स्टेट को हम कर देंगे। किंतु राज्य विधानमंडल के द्वारा व्यक्त विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होता। उसको एक टाइम लिमिट दी जाएगी कि इतने में बताओ। अगर तुम उतने टाइम पीरियड में नहीं बता पाते हो तो संसद पे या फिर राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता। अगर वो बिल को वापस पेश करते हैं, अपनी जो भी राय व्यक्त करेंगे, वो बाध्यकारी नहीं होगी। लेकिन भेजना जरूरी है, वो बाध्यकारी नहीं है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 हमने देखा। आर्टिकल 3 जो होता है वो क्या, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ता है किसी भी राज्य के नाम क्षेत्र को अलग करने में? तो उसका आंसर है नहीं, ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। और क्या ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है? तो हाँ, ऐसे विधेयक जिनमें किसी भी संसद को किसी के राज्य क्षेत्र को उसके नाम में उसके भाग को मिलाना है या फिर क्षेत्र के नाम को चेंज करना है, तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। क्या राज्य के जो भी राय होगी वो संसद पे बाध्यकारी है? तो आंसर है नहीं, राज्य की जो भी राय है वो संसद या फिर राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी। तो आर्टिकल 4 देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 4 में कहा गया है, में स्पष्ट किया गया है कि इस अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए संविधान की पहली चौथी अनुसूची में कोई बदलाव लाती है, ठीक है। अगर दूसरे से हमने किसी भी हमने पहले डिस्कस किया कि जो बाहर से कोई भी राज्य आके हमारे भारत में मिलेंगे तो आर्टिकल 2 में, और अपने अंदर ही कुछ करेंगे तो आर्टिकल 3 में है। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो और पहली और चौथी अनुसूची में कोई बदलाव लाती है तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। एनी लॉ रिफर्ड टू इट आर्टिकल 2 और 3 शैल कंटेन सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल और एंड द फोर्थ शेड्यूल। पहली और चौथी, क्योंकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण है, पहले में राज्यों के नाम, क्षेत्र, इनके बारे में बताया गया, तो इसमें कोई बदलाव अगर चेंज आता है, ठीक है, तो क्या होगा, एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन। अगर कोई भी उसमें प्रभाव आता है तो क्या होगा कि प्रोविजन एज टू रिप्रेजेंट इन द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अफेक्टेड बाय सच लॉ, पार्लियामेंट में deem necessary and no such law as aforesaid shall be deemed to be in amendment of this constitution for the purpose of article 368। यानी कि उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है। इन्हें बिना किसी विशेष प्रक्रिया के तथा किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है, ठीक है। अगर आर्टिकल 4 में कहा कि 2-3 के तहत हम जो भी कुछ करते हैं, पहली और चौथी अनुसूची में कोई चेंज आता है तो उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे। बेरूबाडी संघ का एक मामला बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। बेरूबाडी संघ का मामला सर्वोच्च न्यायालय ने विचार इसमें व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। बेरूबाडी मामले में क्या किया था, जम्मू कश्मीर में कुछ भाग जो है वो
जवाहरलाल नेहरू ने कुछ भाग जो है वो हम पाकिस्तान को दे दिया था, तो कुछ जो राजनीतिकविद थे उन्होंने बहुत इसमें हो हल्ला मचाया, बोला कि ऐसे कैसे दे दिए भाई, ये तो आपको संविधान संशोधन करके देना है। मतलब आप अपने ही देश की बात थोड़ी ना करते। अब बेरूबाड़ी केस क्या हुआ था, पाकिस्तान को वो भाग देना, वो भी अपने इंडिया का। तो इसमें क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक बेरूबाड़ी संघ का मामला जो भी बहुत फेमस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ऐसे मामलों को बिना संविधान संशोधन के किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे राष्ट्र को नहीं सौंप सकते। तो इसके लिए फिर 9वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उनको करना पड़ा बेरूबाड़ी राज में, और पाकिस्तान को फिर दिया गया। ठीक है, तो अब ये है कि अगर कोई भी हमें कुछ भी देना है, कोई भी क्षेत्र अगर किसी दूसरे राष्ट्र को देना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही दिया जाएगा। और जो बेरूबाड़ी राज्य वाले में 9वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फिर हमने दिया पाकिस्तान को, उसी तरह बाद में हमने 100वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारत के क्षेत्र को हमने बांग्लादेश को भी दिया। तो समझ में आया। आर्टिकल 4, तो 1 से 4 जो था हमारा आर्टिकल, वो पहले पार्ट में था। और भाग 2 जो है वो नागरिकता है। ठीक है, भाग 2 जो नागरिकता है, नागरिकता में क्या है, 5 से 11 तक है, और 12 से 35 मूल अधिकार है। तो भाग 2 नागरिकता है, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है। आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या है, 7 क्या है, 8, 9, 10 और 11, केवल 11 आर्टिकल है। हम आज नागरिकता तक ही देखेंगे, बाकी हम जो मूल अधिकार है वो अच्छे से डिटेल से समझेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। तो नागरिकता इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम देखेंगे नागरिकता कैसे। तो आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अधिवास के द्वारा नागरिकता हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि भारत का नागरिक होगा कोई, तो उसको कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी। तो भारत के राज्य क्षेत्र में तो जन्म लिया हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या फिर संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। ये होती है अधिवास के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। आर्टिकल 5 में ये कहा गया है। अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं, जैसे पाकिस्तान से प्रव्रजन करके कुछ व्यक्ति आए हैं, तो उसको आर्टिकल 6 में डाला गया है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से आए उनको कौन कौन सी कंडीशन माननी होगी। तो आर्टिकल 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब वह 2 शर्तें पूरी करेगा। कौन कौन सी, उसका या उसके माता पिता अथवा उसका दादा दादी नाना नानी में से कोई किसी का भी जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में प्रव्रजन करने वाले के लिए अलग अलग प्रावधान है। 1948 समझेंगे कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। ठीक है, 1947 में हो तो 48 यहाँ पे लिया गया, 19 जुलाई 1948। तो इस तिथि से पहले आने वाले व्यक्तियों के लिए सिर्फ इतनी शर्त है कि वे आने के बाद से साधारणतः भारत में रह रहे हों, किंतु इस तिथि को या उसके पश्चात आने वाले व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि उन्होंने सक्षम अधिकारी के पास स्वयं को भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत करा लिया हो। और यह पंजीकरण तभी हो सकता है जब ऐसा व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करने की तिथि के 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। बाउंस तो नहीं हुआ ना। 6 में क्या कह रहा है कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए उनके लिए कौन सी 2 कंडीशन है। पाकिस्तान से जो है, पहले दादा दादी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 की तरह हमारे राज्य क्षेत्र में हो। दूसरी कंडीशन है कि 1948 के पहले और बाद, जो 1948 के पहले आए हैं उनके लिए केवल इतना है कि वो जब से आए तब से हमारे यहाँ रह रहे हैं, और दूसरा है कि जो बाद में है वो लगातार 6 महीने तक रहें और सक्षम जो भी ऑथराइज्ड अधिकारी उसके पास अपना नाम रजिस्टर कराएं। ठीक है, ये था। 7 में क्या कहता है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता जो यहाँ से पाकिस्तान गए हैं उनके लिए आर्टिकल 7 है, राइट ऑफ सिटीजनशिप फॉर सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। संविधान के नीचे 7 में बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया है वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, 1 मार्च 1947 मतलब हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को, तो अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च में अगर तब चला गया है तो भारत का नहीं है नागरिक। ठीक है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए
अनुमति लेकर वापस आ गए, तो वहाँ चले गए हो लेकिन वहाँ परमिट लेकर वापस आ रहे हो, तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो आर्टिकल 19 में 19 जुलाई 1948 के बाद वाले आने वाले पे लागू होते हैं। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कम से कम 6 महीने तक भारत में रहना होगा। दैट्स इट। इसमें इतना लोचा नहीं है, इतना सिर्फ मोटा मोटा ये समझना है। आर्टिकल 8 क्या कहता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप और सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 8 में दी गई है। भारतीय मूल के तो कहे जाते हैं, भारतीय मूल के वो कहे जाते हैं जिनमें से कोई माता पिता में से कोई एक यहाँ पे जन्म हो लेकिन वो अभी कहाँ पे रह रहे, बाहर रह रहे हो। तो आर्टिकल 8 ये कहता है। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता को उपबंध करता है जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी नहीं थे, ठीक है, किंतु वे भारतीय मूल के हैं। इसके अनुसार कि जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ हो या साधारण तौर पे किसी अन्य देश में अब रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। भारतीय मूल उसको ही कहते हैं। यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या फिर किसी भी प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाता है, ठीक है, तो वो आर्टिकल हमारा आएगा 8 में। 9 क्या है? इसमें सिटीजनशिप जो है वो एबोलिश करने की बात की गई, नागरिकता की समाप्ति। किसी भी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इंडिया में कैसी सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। अगर आपने यूएसए की नागरिकता ली के तो भारत की ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो आर्टिकल 19 एबोलिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है। पहला तो ये है कि आप किसी की देश की नागरिकता ले लो, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा आर्टिकल 10 है, इसमें किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन, इसमें भी वही बताया गया कि केवल संसद के पास ऐसी पावर है कि किसी भी सिटीजन की सिटीजनशिप छीन सकता और किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता। ये आर्टिकल 10 है। आर्टिकल 11 क्या है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी कि आर्टिकल 11 में बताया गया है कि इस प्रयोजन हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है, ठीक। तो आज हम केवल नागरिकता तक पढ़ेंगे। भाग 3 जो है मूल अधिकार, वो हम कल देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जॉइनिंग। थैंक यू।